कल क्लास में बता दो सारे लोग। सर वही पढ़ा रहे थे आप। वही क्या पढ़ा रहे हैं? CFT था क्या? अभी तो वही बन रहा था। अभी ऑर्बिटल्स के बारे में तो सीएफटी आपको बता दिया था कि 5D जनरेटर मीटर का स्प्लिटिंग होता है। स्प्लिटिंग मतलब हायर एनर्जी लोअर एनर्जी में टूट जाना। स्प्लिट करते हैं ना, तो टूट जाना होता है। कैसे टूटता है, क्यों टूटता है? ड्यू टू अप्रोचिंग ऑफ लाइगेंड, ड्यू टू बॉन्डिंग विद द लाइगेंड। मेटल एटम जिसके डी आपका बटन खाली था, वहां पर जब लिगेंड अपना लोन पेयर देगा तो ड्यू टू रिपल्सन एनर्जी बढ़ जाती है, उसे स्प्लिटिंग हो जाएगा लोअर एनर्जी और हायर एनर्जी लेवल में। तो अगर ऑक्टाहेड्रल हो तो T2G और EG बोलते थे। इन केस ऑफ ऑक्टाहेड्रल EG की एनर्जी ज्यादा होती है, T2G की कम होती है। जबकि टेट्राहेड्रल केस में क्या होता है, अपोजिट हो जाता है। तो यही से स्टार्ट करेंगे आपका। तो आपको पढ़नी है स्प्लिटिंग या CHAC इन कोऑर्डिनेशन नंबर 4 एंड 6। कहां पढ़नी है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हो तो स्प्लिटिंग कैसा होता है वो देखना है आपको, एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो तो स्प्लिटिंग कैसा होता है ये देखना है आपको ध्यान से। तो सबसे पहले देखो, हम लोग देखते हैं किसके लिए, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 के लिए क्या हो जाएगा, ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा क्या? जब ये ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये आपका है डी जनरेट ऑर्बिटल 1 2 3 4 5, क्लियर है? अब मैं इसमें भी दो पार्ट में करूंगा। एक तो दिखाऊंगा आपको कि ऑक्टाहेड्रल में, अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बाद में पढ़ेंगे है ना, पहले ऑक्टाहेड्रल देखते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर 6। इसमें भी दो पार्ट है, एक तो जब वीक फील्ड लिगेंड होगा और दूसरा जब क्या होगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा। तो क्या क्या स्प्लिटिंग कैसे होगी, क्या डिफरेंसेस होंगे, नहीं होंगे। बात समझ में आ रही सबको मैं क्या बताने वाला हूं? स्प्लिटिंग ही देख रहे हैं, बट दो केसेस में, कि जब WA फैलाएगा तो स्प्लिटिंग कैसे होगा, और जब A से फैलाएगा तो स्प्लिटिंग कैसे होगा। इस बात को ध्यान से देखो। यहाँ पर है SFA, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। देखो यहाँ पर स्प्लिटिंग होती है ऐसे, सेम EG वाला ऊपर होगा, T2G वाला नीचे होगा। यहाँ पर भी स्प्लिटिंग होती है सेम, यहाँ भी EG होगा ऊपर और T2G कहाँ होंगे, नीचे होंगे, EG एंड T2G। यहाँ भी बैरी सेंटर होता है, ये हो जाएगा आपका बैरी सेंटर। क्या हो जाएगा, बैरी सेंटर। ऊपर पॉजिटिव नेगेटिव। बात समझ में आई? तो डिफरेंसेस कहाँ है सर? ध्यान से देखो कि यहाँ पर स्प्लिटिंग ज्यादा हो रही है, बोलो स्प्लिटिंग मोर हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर लेस स्प्लिटिंग हो रहा है। दिख रही कि नहीं दिख रही है? क्योंकि जो वीक फील्ड लिगेंड होगा वो क्या करेगा, ज्यादा स्प्लिट नहीं कर पाएगा, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड ज्यादा रिपल्सन करेगा, ज्यादा स्प्लिट होगा। ऐसे यानी स्प्लिट ज्यादा हो रहा है, इसका मतलब ये देखो तो गैप ज्यादा हो रहा है कि नहीं, बोलो गैप लार्जर है क्या? और यहाँ पर गैप कैसा है, स्मॉलर गैप। अच्छा गैप ही तो था CFAC, क्रिस्टल स्प्लिटिंग एनर्जी। तो अगर गैप ज्यादा है तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि स्प्लिटिंग एनर्जी ज्यादा है, CFAC हाई है, इसका बताओ, बोल सकते हैं? CFAC मींस क्या, आपका डेल्टा नॉट क्या है, हाई है। बात समझ में आ गई? डेल्टा नॉट हाई है तो और बात समझो कि सपोज आपके पास D4 है तो 1 2 3 ये कैलकुलेटर से फाइल कर दोगे। D4 कहां जाएगा, नीचे या ऊपर? स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है आपका, लिगेंड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, देखो तो ये आपका जो डेल्टा नॉट है ज्यादा है। तो जब एनर्जी ज्यादा लगेगी, सोचो जब हम बचपन में क्या करते थे, कहीं स्कूल से आ रहे होते हैं, अपने घर मोहल्ले में घूम रहे होते हैं, तो नाली मिलती थी पहले, अभी मिलती है वैसे तो नाली का जब गैप ज्यादा होता था तो हम लोग जंप नहीं करते थे, मम्मी पापा रोने लगते थे, है ना? और जब गैप छोटा होता था तो जंप कर जाते थे। तो यहाँ गैप ज्यादा है कि नहीं, तो जंप करोगे? जंप नहीं करोगे, यानी कि फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं जाएगा, पे नहीं हो जाएगा। मम्मी पापा से रोने लगते हो, मैं तो कहता था कि नहीं मैं नहीं जाऊंगा, मेरे जूते गंदे हो जाएंगे,
फिर मम्मी पापा गोद में लेकर पार करते थे कि हाँ लिए तो आ जाओ। तो वहां पेयरिंग हो गई ना। क्यों पेयरिंग हो गई? क्योंकि गैप ज्यादा है, CFAC ज्यादा है, तो यहाँ पर पेयरिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और यही तो बताया था मैं DVT में कि जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग हो जाती है। क्या हो जाता है? पेयरिंग हो जाता है। पेयरिंग होता क्यों है? देखो यहाँ लॉजिक समझ में आएगा CFAC क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में। क्यों पेयरिंग होगा? क्योंकि इसका डेल्टा नॉट CFAC ज्यादा है। पेयरिंग हैपेंस। और पेयरिंग हैपेंस क्यों होगा बताओ? क्योंकि इसकी जो पेयरिंग एनर्जी है वो कम है स्प्लिटिंग एनर्जी से। जो एनर्जी कम होगा, मान लो कि आपको कुछ लेने में कम पैसा लग रहा है तो आपको काम करोगे ना। इसमें लग रहा है 10 रुपए, इसमें लग रहा है 6 रुपए, तो आप 6 रुपए का काम कर लोगे। आप पेयरिंग कर ले 6 रुपए में। बात समझ में आई? तो जैसे ही गैप ज्यादा होगा तो जंप नहीं करना, आपको गिर जाओगे। दैट्स वाई यहां पर पूछेगा कि जब इससे फेल होता है तो पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? पेयरिंग होगा। और पेयरिंग होगा तो पेयरिंग एनर्जी कम होगी, और पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा तो क्यों पेयर करेगा? क्योंकि पैसे खर्च करेगा। तो पेयरिंग एनर्जी इन केस ऑफ एसएफएल कम होती है। इधर लो स्पीड भी तो होगा सर। हाँ तो लिख रहा हूं ना बच्चा, लिखे तो दो। तो बताओ जब पेयरिंग होगा तो नंबर ऑफ अनपेयर कम हो जाएगा। इसको लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, कल पढ़ा चुका था आपको, याद है? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। इधर आ जाओ, स्मॉलर गैप है यानी कि CFAC कम होगा इसका, CFAC लेस होगा इनका। बोलो, यानी कि इनका जो डेल्टा नॉट है वो क्या होगा? लेस, स्मॉलर होगा। बोलो, यानी कि इनका जब डेल्टा नॉट स्मॉलर, देखो गैप कितनी कम नहीं है, 1 2 3, चौथा इलेक्ट्रॉन। जब हम लोग थे छोटे बच्चे, गैप कम था तो जंप कर जाते थे, अब यहाँ भी जंप कर जाएगा, फोर्थ यहाँ आ जाएगा। फोर्थ वहां से क्या हुआ? पेयरिंग नहीं हुई। पेयरिंग हुई क्या? जंप कर गया। तो क्या होगा यहाँ पर? पेयरिंग नॉट हैपेंस, पेयरिंग नॉट हैपेंस। क्यों पेयरिंग नहीं हो रहा है? क्योंकि यहाँ पर पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है डेल्टा नॉट से। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी से पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। T क्या है? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है। तो पेयरिंग एनर्जी ज्यादा होगा, इसको भाव नहीं देना, अपने को भाव देना है, जंप कर देंगे। क्यों? पेयरिंग एनर्जी ज्यादा एनर्जी क्यों खर्च करेंगे? चलो, ये हो जाएगा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या हो जाएगा? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्लियर हो गई इतनी बातें? ठीक है। बाकी सब कुछ सेम ही है कि यहाँ भी होता है -4 DQ ऊपर +6 DQ, यहाँ भी सब सेम ही है। बैरी सेंटर ऑल द कांसेप्ट विल बी सेम, बस मैंने आपको अलग अलग करके दिखाया है कि हाई एसएफएल में कैसा होगा और WFL में कैसा होगा। बात समझ में आई? ठीक है। अभी तक आपने ये नहीं चलो, आपने ये नहीं पूछा सर यहाँ EG की एनर्जी ज्यादा क्यों होगी, KT की कम क्यों होगी? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, प्रोबेबल है, आ सकता है, पूछ सकता है, चांसेस कम है। सब लिख लिया था इतना? पूछो कि सर EG की एनर्जी ज्यादा क्यों होगी, TT की ज्यादा क्यों नहीं होगी, या फिर टेट्राहेड्रल में T2 की ज्यादा थी, क्यों EG की नहीं ज्यादा थी? रिपल्सन के कारण। देखो ध्यान से, आपके पास 5, हाँ देख लो, ये है 5D जनरेट ऑर्बिटल है क्या? डबल ए है 4, तो ध्यान से देखना, सबका नाम तो आपको पता ही है। एक होता है DZ², एक होता है DX², YX², एक होता है DXY, एक होता है DYJ। ध्यान से देखना, वो तो बता देना कि 4 वैसे होते हैं जिनके 2-4 लोग होते हैं, ठीक है, वो ध्यान रखना। इन 3 को, जो फर्स्ट 3 है, ध्यान से देखो, XY, YZ एंड ZX और X से जो भी लिखना लिख लो, इनको बोलते हैं मिडवे द एक्सिस। क्या बोलते हैं? मिडवे द एक्सिस, या फिर यू कैन से लोब जो है इनका मिडवे द एक्सिस है। बिल्कुल सही, देखो लोब को, इनको एक्सिस क्या है? ये Y, ये X। क्या एक्सिस पर लोब है क्या? नहीं, एक्सिस के बीच में है, तो मिडवे द एक्सिस लोब बोलते हैं। और हम लोग बोलते हैं कि लोब बिलोंग्स टू
इन बिटवीन द एक्सिस, दोनों से भी बात हो गया ना, इन बिटवीन द एक्सिस, बात समझ में आ रही नहीं है? देखो इन बिटवीन द एक्सिस है कि नहीं है? और ये दो एक्सिस पर ही है भैया, एक्स वाई। देखो एक्सिस पर भी लोब आगे आया कि नहीं आया? इनको बोलते हैं along, लोब along the axis, लोब along the axis। इतनी बात समझ में आ गई? ये है along the axis लोब, दोनों को क्लियर होगी बात। अब ऑक्टाहेड्रल ड्रॉ करते हैं ज्योमेट्री। आप कर चुके हो केमिकल बॉन्डिंग 1 में, किए हो? तो ऊपर कर दो, नहीं समझ में आया तो पूछना। तो ऑक्टाहेड्रल तो ऐसा होता है सर, बोलो। यहां एक लोब आएगा, यहां लोब, यहां लोब, यहां लोब, यहां लोब, यहां लोब। अब बताओ ये जो लोब ऑक्टाहेड्रल में है, मिडवे द एक्सिस है और अलोंग द एक्सिस है? दोनों है। यहाँ पर दोनों कैसे दिख रहा है? मुझे तो अलोंग द एक्सिस दिख रहा है, सारे अलोंग द एक्सिस दिख रहे हैं। अरे देखो इस 6 लोग हैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल में, इसको देखो ए बी एक्सिस पर है। रुक जाओ, ड्रॉ कर देता हूँ, देख लो, रुक जाओ, हाँ सही बोल रहे, देखो एक्स वाई जेड। चलो ये तो जेड एक्सिस हो गया, इसके अलोंग पर है, ठीक है। और ये आपका हो गया एक्स एक्सिस, ये देखो वाई एक्सिस हो गया, इस पर भी अलोंग पर है। अब कोई जेड ले लो, ये जेड है, और कोई भी ले लो, तो ये अलोंग द एक्सिस दिख रहा है मुझे, और आपको नहीं दिख रहा तो पूछ लो। दिख रहा है सबको अलोंग द एक्सिस। तो यहां पर मैं लेता हूं कि लोब अलोंग द एक्सिस, लोब अलोंग द एक्सिस। मिडल तब ना होता कि एक एक्सिस है और यहां कहीं लोब होता, जैसे टेट्राहेड्रल में तो कैसे होता है ना, लोब यहां आता है, तो भैया एक्सिस यहां है, लोब यहां है, टेट्राहेड्रल मिडवे आ रहा है। ऑक्टाहेड्रल में अलोंग द आ रहा है एक्सिस के अलोंग में है। टेट्राहेड्रल ये ले लो ना, ऐसा कुछ देख लो, तो एक लोब यहां होगा, एक्सिस यहां था, तो लाइन पे होगा ना। एक्सिस का मतलब देखो क्या है कि आप एक्स वाई जेड ड्रॉ करोगे ना, 3 एक्सिस आपके पास है। देखो वाई में तो एक आ गया, इसमें भी आ गया एक आपका जेड वाला, और बाकी इसको भी देखोगे ना तो एक्सिस ही है, मतलब एक पूरा 3D में दिख रहा है ना। आप 2D में ड्रॉ करके देखो, सारे जो लोब है इनके ऐसे ही देखो ना, सिंपली सारे लोब एक्सिस पर ही दिख रहे हैं, एक्सिस पर दिख रहे हैं, यानी कि अलोंग द एक्सिस है। अगर लाइगेंड भी और लिगेंड भी लोब, लाइगेंड भी कहां अप्रोच कर रहा है? अलोंग द एक्सिस, तो एनर्जी अलोंग द एक्सिस वाला का बढ़ जाएगा। एक एपिसोड हो जाएगा ना यहाँ पर कि ये भी लोब कैसा था? अलोंग द एक्सिस, लिगेंड भी जा रहा है अलोंग द एक्सिस, तो दोनों मिलेंगे, रिपल्सन ज्यादा, एनर्जी हाई। तो इनकी है अलोंग द एक्सिस, लोब अलोंग द एक्सिस, और ऑन द एक्सिस भी बोलते हैं इनको, अलोंग द एक्सिस और ऑन द एक्सिस, ठीक है। और लाइगेंड भी यहां पर अप्रोच करता है वैसे ही, लिगेंड भी कैसे अप्रोच कर रहा है? अलोंग द एक्सिस। एंड ligand approaches along the axis। पूछो कैसे सर? देखो मेरे पास 6 लिगेंड है, कितने हैं? देखो एक तो यहाँ 2 3 4 5 6, क्या एक्सिस पर नहीं है? लिगेंड देखो अपना लोन प्रेस नहीं दिया होगा, बोलो थ्रू द कोऑर्डिनेट बॉन्ड। ये बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? तो रिपल्सन बढ़ेगा, एनर्जी बढ़ेगी, तो एनर्जी बढ़ेगी तो किसका एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगा? सोचकर देखो, जो अलोंग द एक्सिस वाला है इन दोनों का, और इन दोनों को बोलते थे Eg, और इनको क्या बोलते थे? T2G। तो T2G की एनर्जी कम, कोई सपोर्ट नहीं कर रहा उसको, कोई रिपल्सन नहीं दे रहा उसको, तो इनको सपोर्ट कर दिया लाइगेंड, तो इनकी एनर्जी हायर, इसलिए Eg क्या होता है? हायर। तो आपसे सिंपली एक लाइन पूछा जाएगा कि व्हाई द एनर्जी ऑफ T2G विल बी लेसर एंड Eg विल बी हायर। तो बोलना कि लिगेंड भी जा रहा है अलोंग द एक्सिस और लोब भी है अलोंग द एक्सिस, रिपल्सन मोर, एनर्जी ज्यादा, क्लियर है? और जब इसका अप्लाई करना टेट्राहेड्रल में, सर लिगेंड और जो है वो दोनों अलोंग द एक्सिस चल रहा है, जिसकी वजह से रिपल्शन हो रहा है, और उसकी पहले लोब है अलोंग द एक्सिस, हां,
और लिगेंड ने भी वही लोन पेयर दिया है, तो रिपल्शन ज्यादा होगा, रिपल्शन एनर्जी ज्यादा। ज्यादा। लिख लो लोब अलोंग द एक्सिस, क्लास हो रही है बगल में, कोई क्या सोचेगा बताओ? ये आपकी बात करने से ना टीचर की स्पीच खराब होती है, बगल में टीचर सबको कंट्रोल सर आपकी तो वॉशर हर टीचर आपकी तारीफ कर रहा होता है। वो छोड़ के यहाँ देखो पहले। ये हो गया? यस सर। इसके जस्ट अब कोई टेट्राहेड्रल में कर लो। कोई पूछ रहा है टेट्राहेड्रल में क्यों होता है, क्यों टेट्रा याद है? टेट्राहेड्रल में ये जो डीजेनरेट ऑर्बिटल था, तो यहाँ पर था क्या, T2G ऊपर था और EG नीचे है। इसका मतलब क्या है कि इस बार T2G कितना ज्यादा हो गई, EG की कम। तो T2G में 3 थे, T2G में कितने थे, 3। और टेट्राहेड्रल कैसे होती है, ऐसा होता है 2 एक प्लेन में, एक प्लेन से बाहर, एक प्लेन के अंदर होता है क्या? यस सर। तो देखो यहाँ एक लोब जो होगा ये हो गया आपका टेट्राहेड्रल जियोमेट्री। तो यहाँ पर जो लिगेंड जो अप्रोच करता है, लिगेंड अप्रोचेज, देखो तो लिगेंड तो यहाँ देगा अपना एल, लोन पेयर देगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड के थ्रू, बोलो तो 2 तो दिख रहे हैं आपका, एक तो दिख रहा है कि अलोंग द एक्सिस है, बाकी 3 नहीं दिखेंगे अलोंग द एक्सिस, 3 मिड विद एक्सिस है। देखो लिगेंड तो यहाँ पर कोऑर्डिनेट बॉन्ड दे रहा है ना, लिगेंड तो यहाँ है, और लोब देखोगे तो लोब इनका मिड विद एक्सिस मिल जाएगा आपको। लोब कहाँ मिलेगा, कहीं मिड विद एक्सिस मिलेगा। तो मिड विद एक्सिस वाला पे बढ़ेगी एनर्जी, बोलो किसकी एनर्जी बढ़ेगी, मिड विद एक्सिस वाले का। सो लाइगेंड तो अप्रोच कर रहा है, ligand and lobe, या फिर इस बार लिख दो ligand approaches midway the axis, तो किसका एनर्जी बढ़ जाएगा, hence energy of midway the axis, that is T2G। यस सर। इसमें 3 है ना, midway the axis में 3 थे, x dx y dy z dz, क्या हो जाएगा, इंक्रीज्ड, और क्या हो जाएगा, T2G हायर लेवल पर आ जाएगा एनर्जी, हायर लेवल इन एनर्जी। इसको लिखो, बाकी मॉड्यूल देखना है 2 मिनट, मैं पार्सल लेवल कर रहा हूँ, कोई बात नहीं करेगा प्लीज, बगल में क्लास चल रही है, 1 मिनट।
तो जो लास्ट दो बताया हूं डायग्राम से ना, उसको बहुत सीरियस मत होना, सीधा स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आएगा एक लाइन का। तो याद रखना कि T2G टेट्राहेड्रल में ऊपर होता है एंड EG ऑक्टाहेड्रल में ऊपर होता है। द रीजन इज लिगेंड का अप्रोच करने का मेथड, और जो लोब प्रेजेंट है, लोब है मिड विद एक्सिस टेट्राहेड्रल में। लोब टेट्राहेड्रल में कहां है? मिड विद एक्सिस। ड्रॉ कर देखो टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री है ना, तो दोनों आपस में मैच नहीं कर रहे हैं, तो एनर्जी वहां पर T2G की बढ़ेगी क्योंकि T2G मिड विद एक्सिस है। T2G की लोब मिड विद एक्सिस होती है, while in case of octahedral EG की लोब मिड विद एक्सिस है, लिगेंड मिड विद एक्सिस गया, एनर्जी बढ़ जाएगी। बस इतना लॉजिकली याद रखना। डायग्राम आराम से मम्मा है ना ड्रॉ करने देगा, मैं समझाने के लिए ड्रॉ किया हूं कि देखो यहाँ पर जो लिगेंड है और जो लोब है अलग अलग डायरेक्शन में है, वहां पर अलग अलग डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन होगा। चलो अब क्या बच गया? टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग ना, ऑक्टाहेड्रल देख लिया स्ट्रॉन्ग और वीक में। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग में देखो कोऑर्डिनेशन नंबर 4, कोऑर्डिनेशन नंबर 4। आपको यहाँ टेट्राहेड्रल का ही पढ़ना है, आपको स्क्वायर प्लेनर की नहीं पढ़नी है। देखो ध्यान से, और स्क्वायर प्लेनर का एक है बस दिखा दूंगा, वो भी कोई दिक्कत नहीं होती। तो टेट्राहेड्रल का देख रहे हैं हम, कौन सा देख रहे हैं? टेट्राहेड्रल, यानी कि इसमें ए नहीं आएगा, कॉपर 4 अमोनिया ये आएगा क्या? ये तो स्क्वायर प्लेनर है, यहाँ पर ये भी नहीं आएगा। प्लेटिनम ये भी कैसा हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। हाँ। जो भी sp3 आएंगे, sp3 ले लो, कोबाल्ट Cl4 वगैरह कुछ आप हाइड्रोजन निकालते हो, निकालने सिखाया था ना कल कि हाइड्रोजन कैसे निकालते थे, तो तभी ये लोग फॉलो करेंगे टेट्राहेड्रल के केस में। sp3 टेट्राहेड्रल कब होता है? जब sp3 होता है। चलो, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में भी हम लोग दो केसेस देखेंगे। एक देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के प्रेजेंस में स्प्लिटिंग, और एक देखेंगे वीक फील्ड लिगेंड। पिछले में लिखना कि हुम्स रूल कौन फॉलो करता है और कौन नहीं करता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर पेयरिंग होगा, यहाँ पर पेयरिंग होगा, यानी कि सबको पहले आप हाफ फिल नहीं किए हो, पेयरिंग स्टार्ट कर दिया, तो हुम्स रूल फॉलो होगा क्या? हुम्स रूल नॉट फॉलो, हुम्स रूल नॉट फॉलो, और यहाँ पर हुम्स रूल देखो कि 3 की है, चौथा ऊपर गया है, यानी कि सबको पहले बारी बारी से आप हाफ फिल कर रहे हो, एक हाफ फिल कर रहे हो, बाद में पेयरिंग कराना है आपको। यहाँ देखो बिना ऊपर को फिल किए ही नीचे पेयरिंग कराने की कोशिश की गई थी। यह 4th इलेक्ट्रॉन होगा, 4th इलेक्ट्रॉन नीचे ही आ जाएगा, यहाँ पर देखो 4th इलेक्ट्रॉन आ जाएगा नीचे, तो यहाँ पर हुम्स रूल फॉलो नहीं हुआ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में। सेम कल बताया था बेबी का, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में तो खाली 20 सेकंड मिलता है, मतलब बता रहा हूँ बच्चे, सही बोल रहे हो आप, बता रहा हूँ क्यों मिलता है बता दूंगा, सही बोल रहे हो आप, सही बोल रहे हो आप। देखो बट मैं दोनों बताऊंगा तो आप लॉजिकली समझ में आएगा ना, मुझे एक में ज्यादा लगेंगे, आप दोनों कंसेप्ट समझ जाओगे। नेक्स्ट पेज बताना है, तो सही बोल रहे हो निशिकांत। देखो बच्चा बोल रहा है कि सर कोई भी ले लो वीक फील्ड लिगेंड की तरह ही काम करेगा, क्यों करेगा? देखो आपके पास डीजेनेट ऑर्बिटल है, बोलो, तो वीक फील्ड लिगेंड में ऐसे स्प्लिटिंग होगी, ऊपर T2G नीचे
EG। यहाँ पर भी वैसे ही स्प्लिटिंग होगी, यहाँ आपका आ जाएगा T2G और यहाँ आ जाएगा आपका EG। देखो यहाँ पर कोई भी केस हो जनरली रीफिल लिगेंड कंसेप्ट फॉलो होगा। पूछो क्यों? स्प्लिटिंग कोऑर्डिनेशन नंबर में लेस होता है, याद है? लेस स्प्लिटिंग एज कंपेयर टू ऑक्टाहेड्रल। अगर रिलेशन देखना है इन दोनों की तो रिलेशन पहले बता रहा हूं, फिर यहां पर आऊंगा कि जो ऑक्टाहेड्रल की स्प्लिटिंग है वो 2 टाइम्स से भी ज्यादा होता है टेट्राहेड्रल से, 2.25 टाइम्स ज्यादा। बोलो सही है क्या? यानी कि जो ए है आपका डेल्टा टी, इसको लिखते कैसे स्प्लिटिंग को? इसका जो CFAC होगा कैसे लिखेंगे? डेल्टा टी से ना, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल, स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल। तो ए होता है आपका 9/4 कर दूं क्या? हाँ, इतनी होती है, सोचो मतलब बहुत कम, ट्वाइस से भी देखो ज्यादा है वो। यानी कि आप ए से फेल लो, डब्ल्यू ए फेल लो, ये जो गैप है ऑलरेडी बहुत कम होगा। गैप क्या होगा? ऑलरेडी बहुत कम। तो यहाँ पर ए से फेल डब्ल्यू फेल का काम ही नहीं आएगा। अरे ऑलरेडी स्प्लिटिंग ही कम है, चाहे आप ए से फेल लो या डब्ल्यू ए फेल लो, लो स्प्लिटिंग हो रही है हमेशा। लो स्प्लिटिंग हो रही है तो ए से फेल होगा तो भी लो स्प्लिटिंग होगा, डब्ल्यू फेल होगा तो भी लो स्प्लिटिंग होगा। यानी कि जो यहाँ पर थर्ड इलेक्ट्रॉन है हमेशा जंप कर जाएगा कि गैप कम है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? जंप, क्योंकि इसकी पेयरिंग एनर्जी ज्यादा है किससे? डेल्टा टी से। बोलो डेल्टा टी से ज्यादा है क्या? ये बात समझ में आई कि नहीं आई? और अगर इससे WFL भी होता तो ही सेम काम होता। WFL होता तो भी क्या होता? इलेक्ट्रॉन जंप कर जाएगा। जब गैप कम है तो नाले जंप नहीं कर जाएंगे हम लोग? तो देखो यहाँ गैप लेस है। गैप लेस क्यों है? क्योंकि इसका जो डेल्टा टी, इसमें तो बोले ना डेल्टा टी, डिफरेंस बिटवीन T2G एंड EG, इसका डेल्टा टी ही लेस है। इसका भैया डेल्टा टी क्या है? लेस है। जब डेल्टा टी लेस है तो ऐसे फिर WFL जंप करेगा, करेगा ऑलवेज फॉलो ओम्स रूल। इलेक्ट्रॉन जंप क्यों जंप करेगा? क्योंकि इस बार पेयरिंग एनर्जी ज्यादा हो गई, डेल्टा टी कम है। दोनों ही कैसे? दोनों ही जब जंप करेगा तो होम्स रूल कैसे फॉलो करेगा? कैसे नहीं करेगा? 1 2 होम्स रूल क्या बोलता है कि सारे ऑर्बिटल को पहले एक इलेक्ट्रॉन दो, 3 4 5, फिर पेयरिंग स्टार्ट करो, तो होम्स रूल फॉलो। क्लियर है? यहाँ पर जरा आपको टेंशन लेने की बात नहीं है। अब बच गया कॉन्फ़िगरेशन और सारे प्रॉपर्टीज कैसे निकालोगे। तो सेटिंग में पढ़ रहे थे, आप पूछेगा कि चलो बताओ कि इसकी प्रॉपर्टीज क्या है क्या नहीं है, तो बताऊंगा 2-5 मिनट बाद। अभी सारे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की कॉन्फ़िगरेशन एंड प्रॉपर्टीज का आपको तरीका बता रहा हूँ। इतनी हो गया क्या सबको? कुछ नहीं पढ़े हो? स्प्लिटिंग देखे हो बस, टेट्राहेड्रल में ऑक्टाहेड्रल में दोनों को केस में एसएफएल डब्ल्यूएफएल बताया हूं। टेट्राहेड्रल में निशिकांत ने बोला, जैसे मैं भी बताया हूं कि एसएफएल या डब्ल्यूएफएल की तरह ही काम करेगा वो, क्योंकि स्प्लिटिंग लेस है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या कर लेगा, है ना? कोऑर्डिनेशन में लेस स्प्लिटिंग, टेट्राहेड्रल से ऑक्टाहेड्रल से 2.25 टाइम्स कम है। ऑक्टाहेड्रल से देखो था ना 2.25 टाइम्स कम, तो कम है पहले से ही। तो इतना कम होगा तो फिर एसएफएल का भी कोई काम नहीं आएगा। ए भी थर्ड इलेक्ट्रॉन अगर आएगा तो यहां जंप कर जाएगा। बात समझ में आ गई? ठीक है, अब एक और फार्मूला लिख देता हूं CFAC कैलकुलेशन का। लिखो कैलकुलेशन ऑफ CFAC, कैलकुलेशन ऑफ CFAC कैलकुलेशन कैसे करोगे देखो ध्यान से। इसमें सिखाऊं पहले टेट्राहेड्रल ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑक्टाहेड्रल देखो दोनों इंपॉर्टेंट है, एक सीख जाओगे दूसरा को खुद ही करने आ जाएगा। ऑक्टाहेड्रल में कैलकुलेशन ऑफ क्या? CFAC क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, और ऑक्टाहेड्रल तो डेल्टा नॉट भी बोल सकते हैं इसको। यस सर। तो कैलकुलेशन ऑफ डेल्टा नॉट ऑब्वियसली हो जाएगा ऑक्टाहेड्रल, वो है ना, वो फिर ऑक्टाहेड्रल। ओके, याद करो स्प्लिटिंग ऐसे था, EG ऊपर था, T2G नीचे था। अगर कोई भी याद है तो यहाँ बैरी सेंटर था और यहाँ पर था -0.2/5, हाँ 2/5 भी लिख सकते हो, 0.4 भी लिख सकते हो, इनटू डेल्टा नॉट, या फिर इनटू हटा दो डेल्टा नॉट लिखो।
या डायरेक्ट नहीं आया, कल बताया था इतना डेल्टा नॉट, और यहाँ क्या था प्लस 0.6 डेल्टा नॉट, या फिर इसको आप फ्रैक्शन में लिख सकते हो, 3/5 में लिख सकते हो, जो भी लिखना आप लिख लेना, मैं तो दोनों बता दिया हूँ। या फिर समटाइम्स इसको क्या लिखते हो 6 डी क्यू और इसको -4 डी क्यू। अब करते हैं CFAC कैलकुलेशन, ध्यान से देखो बहुत ज्यादा आसान है। CFAC डेल्टा, देखो ध्यान से, यहां पर इलेक्ट्रॉन्स होंगे मैक्सिमम 6, मिनिमम 1 भी होंगे, कम से कम एक तो होगा। तो मुझे नहीं पता कितने इलेक्ट्रॉन हैं, जितने इलेक्ट्रॉन्स को मैं N से लिख देता हूं, N(T2G), इसका मतलब क्या है, नॉट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, N का मतलब अनपेयर्ड नहीं है यहाँ पर, नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स इन T2G ऑर्बिटल, 1 हो तो 1, 2 हो तो 2, 3 हो तो 3, 4 हो तो 4, चलो मैंने 4 दे दिया, 1 2 3 4, बात समझ में आई? तो ऐसे फिर लिखो कि 4 जितने इलेक्ट्रॉन्स है ना, मल्टीप्लाइड बाय नीचे वाला हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे, -0.4, क्लियर है? यस सर। प्लस ऊपर चलो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नॉट द अनपेयर्ड, मल्टीप्लाइड बाय 0.6 प्लस पेयरिंग एनर्जी होता है। तो पेयरिंग एनर्जी आपको नीट कंसेप्ट में नहीं है, अगर होगा तो दे देगा आपको, लिखो इसको। माइनस नहीं बोला कॉपर जो ये हो गया। सिमिलरली आप देख लो T2G का कर लो, टेट्राहेड्रल का ही है ना, हटा दो इसको। पेयरिंग एनर्जी आपको नीट में नहीं मिलेगा, बट लिख के छोड़ दो। एक बार आया था जेईई मेंस में ही, एनटीए ने पूछा है कि लास्ट में बस पेयरिंग एनर्जी आकर छोड़ दिया गया था। सर एएनटीएस में बहुत क्वेश्चन पूछता है। हाँ, एटेंस पूछा पेयरिंग एनर्जी का, बस पेयरिंग एनर्जी का छोड़ देना, पेयरिंग एनर्जी आपको दे दिया जाएगा, आप निकाल नहीं सकते पेयरिंग एनर्जी, या तो गिवन होगा या निकालने के लिए बोल देगा, सब कुछ डेटा गिवन होगा, पेयरिंग एनर्जी बताओ, या पेयरिंग एनर्जी दिया होगा, टोटल CFAC बताओ, क्लियर होगी बात है? आएगा नहीं, बहुत मुझे लगता है कि नीट में 1% आंसर है, उससे भी कम। CFAC कैलकुलेट करके पूछ सकता है कितना CFAC है। हाँ, टेट्राहेड्रल में आ जाओ, तो CFAC कैलकुलेशन इन टेट्राहेड्रल क्या हो जाएगा, नीचे क्या है इस बार तो नीचे क्या है, EG, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG मल्टीप्लाइड बाय इस बार तो हो जाएगा -0.6, 2 है तो 6 रखना और 3 है तो 4 रखना, तो कितना हो जाएगा -0.6 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG कितना हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 0.4 प्लस पेयरिंग एनर्जी हाँ T2G वेयर N(T2G) क्या है और N(EG) क्या है, ध्यान रखना अनपेयर्ड नहीं है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल, तीन दिख रहा है ना, 3 ऑर्बिटल T2G का, और ये क्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन EG ऑर्बिटल, ब्रैकेट में लिखा ना नॉट अनपेयर्ड, क्योंकि सभी जगह हम लोग N को अनपेयर्ड समझते हैं, यहाँ अनपेयर्ड मत समझना,
-0.6 होगा। प्लस -0.6, इसमें माइनस नीचे आ गया ना, जीरो से नीचे तो माइनस हमेशा नीचे रहता है। अब 0.6 रहेगा 2 ऑर्बिटल के साथ और 0.6 रहेगा 3 ऑर्बिटल के साथ हमेशा, तो थोड़ा सा रिवर्स हो जाएगा यहाँ पर। जो ऑक्टाहेड्रल में था, ऑक्टाहेड्रल में प्लस 0.6 ऊपर था, इस पर प्लस 0.4 ऊपर है। समझ में आ रही सबको? तो अब मैं दो क्वेश्चंस करो यार, इसमें पैटर्न अलग होता है स्प्लिटिंग का। बोलो। जो टेट्राहेड्रल होता है उसमें पैटर्न अलग होता है स्प्लिटिंग का, और ऑक्टाहेड्रल में अलग होता है। हाँ, जैसे उसमें तो dxy d मतलब वो जैसे सीरीज में था वैसे इधर पहले dx2 y2 पहले की बात नहीं है, एनर्जी की बात है, एनर्जी उसका हायर है। मतलब dx2 y मतलब dxy मतलब dx2 y2 का एनर्जी इधर ज्यादा होगा। यहाँ पर नहीं, इसमें कम हो जाएगा ना। ये दो ऑर्बिटल जो दिख रहे हैं, दो ऑर्बिटल कौन से हैं? एक तो है dx2 y2 और एक है dz2, तो इसकी एनर्जी कम है और अकॉर्डिंग टू अबाउट प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन पहले उसे देते हैं जिसकी एनर्जी कम होती है, और एनर्जी इस बार इसकी ज्यादा है, dxy dyz और dzx की। जबकि ऑक्टाहेड्रल में अपोजिट था, ये दोनों ऊपर थे और ये तीनों नीचे थे। बोलो नहीं, समझ में आया कि और कुछ पूछना है? नहीं आगे से। हाँ, तो नहीं समझ में आया तो पूछा करो सब चीजें। हाँ, अब क्वेश्चन ही बच गया है आपका CFT का, तो जो पढ़े हो उसी के आसपास क्वेश्चंस भी आएंगे। अब क्वेश्चन से पूरा CFT रिवाइज हो जाएगा। देखो ध्यान से, जैसे कि मैं बोलूं कि फाइंड ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ MnCl6 टू द पावर -3। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे? ऑक्सीडेशन स्टेट कितना आ गया? +3 आया सबका। x -6 +3। तो हाँ, मैंगनीज कितने पर है आपके पास? +3। मैंगनीज होता है 25 क्या? -3 होगा। हाँ, -3 होगा। x -6 -। हाँ, तो 25 होता है क्या? बोलो। 25 का मतलब होता है कि 4s2 3d5 +3 का मतलब क्या हो जाएगा? 4s0। बोलो। 3d4। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। 1 2 3 4। स्प्लिटिंग कर दे दो पार्ट में। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है तो Eg होगा ऊपर और T2G होगा नीचे। T2G होगा नीचे। इतनी बात समझ में आई? ठीक है। अब देखो कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4, यानी कि 1 2 3 4 थोड़ा प्रॉब्लम करेगा आपको। कैसा है लाइगेंड? स्ट्रांग है तो नीचे जाएगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा। गैप ज्यादा हो जाएगा ऐसे फेल में। इस फेल में गैप ज्यादा, इलेक्ट्रॉन पेयर कर जाएगा क्योंकि एक गैप ज्यादा है, एक गैप मोर। तो इस बार फोर्थ इलेक्ट्रॉन यहीं आ जाएगा। समझ में आया? अब देखो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो पैरामैग्नेटिक डायमैग्नेटिक, ये सब्सटेंस कैसा है? वीबीटी ने क्या बताया था? डायमैग्नेटिक। हाँ, क्योंकि इवन इलेक्ट्रॉन हो गए ना। और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मतलब उसके अकॉर्डिंग जो भी सारे थे इलेक्ट्रॉन्स वो सारे मतलब पेयर हो गए थे क्योंकि वहां पर वीबीटी में पेयरिंग हो गया था। तो वीबीटी फेल कर गया था वहां पर। अब देखो सीएफटी ने सही से एक्सप्लेन किया। सीएफटी ने बोला कि भाई थर्ड के बाद पेयरिंग कराओ, तुम पेयरिंग बस बोल रहे हो, सिर्फ पेयरिंग कैसे बात मान ले? तो वीबीटी से गलत आएगा आंसर। देखो अब सही आया है इसका आंसर किससे? सीएफटी से, कि दो अनपेयर्ड। ऐसा सेम था आपका एमओटी और उसमें वीबीटी में केमिकल बॉन्डिंग में O2 डायमैग्नेटिक अकॉर्डिंग टू वीबीटी और O2 पैरामैग्नेटिक हैविंग टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अकॉर्डिंग टू एमओटी। तो यहां भी ये वाला कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हैविंग टू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जब टू अनपेयर्ड है तो इसकी मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा? 2.8 और 2.7 समथिंग। बोहर मैग्नेट्रॉन होता है ना। चलो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। पेयरिंग हो गया तो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। देखो फोर्थ फोरिंग हो गया ना, तो इसको बोल देंगे क्या कि सर ये लो स्पिन कॉम्प्लेक्स है। कैसा है ये? हाइपरलीगेट, हाइपोलीगेट।
Cn है स्ट्रॉन्ग, तो क्या हो जाएगा ये हाइपर लिगेट। होम्स रूल फॉलो नहीं करेगा। और प्रॉपर्टीज बताओ, जैसे कि CFSC की कैलकुलेशन करो, बाकी सब कुछ बता दोगे ना। हाइब्रिडाइजेशन बताना है आपको कहां से, VBT से। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा आपका D2sp3, इधर वाले खाली है ना, देखो अगर VBT यहाँ अप्लाई करे तो एक पेयर क्या आ जाएगा, यहाँ पर दो खाली मिल जाएगा, इसको A और A खाली मिल जाएगा, तो D और D, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो D2। तो फॉर हाइब्रिडेशन जस्ट यूज VBT, क्योंकि CFT हाइब्रिडेशन बताएगा ही नहीं, ये CFT की लिमिटेशन है। सर एक क्वेश्चन है, ये जो हाइपर लाइगेट बताया वो इसलिए हुआ क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। हाँ बस उसीलिए। और जो वीक होगा उसमें हाइपो। क्लियर है इतनी बातें? यस सर। ओके, सो लो स्पिन कॉम्प्लेक्स, बाकी ब्ला ब्ला प्रॉपर्टी जो कल पढ़े थे सब बता सकते हो यहाँ से, कोई भी प्रॉपर्टी बचेगी नहीं। मेनली आपसे पूछेगा वो मैग्नेटिक नेचर और CFSC, मेनली एक पूछने के चांस ज्यादा होते हैं, बताओ इसकी मैग्नेटिक है नहीं, कैसा मैग्नेटिक नेचर है, कैसा टाइप का नेचर है इसका लिगेंड का, तो वो पूछा जा सकता है आपसे। चलो अब CFSC बताओ इसका। CFSC कैलकुलेशन करते हैं, ध्यान से देखो। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G मल्टीप्लाइड बाय, याद करो, -0.4 प्लस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG मल्टीप्लाइड बाय 0.6, पेरी एनर्जी है नहीं, छोड़ देंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स T2G कितने हैं, 4 मल्टीप्लाइड बाय 0.4 माइनस में इक्वल टू, इधर तो है ही नहीं, 0 हो जाएगा, ये तो 0 है ना। देखो EG में कहाँ इलेक्ट्रॉन है, -8/5। आपने कहाँ पता है पेरी एनर्जी, लाइक मॉडल में क्वेश्चंस थे तो उसमें एंड में प्लस करना पड़ रहा था। मतलब दोनों एंड से। सिर्फ P लिख करके। जरूरी नहीं है, जैसे P का कांसेप्ट होता है तो P सिर्फ लिख दो या फिर हटा दो। मतलब फिर अगर इसमें आंसर आता तो -5.6 प्लस P लिखना पड़ेगा। ऑप्शन देख लो ना, हाँ। और ऑप्शन में P है तो P के साथ जाओ, नहीं है तो नहीं जाओ। तो पेरी एनर्जी नहीं गिवन है और पेरी एनर्जी हायर कांसेप्ट है, मतलब इनसे नहीं देखोगे तो वहां P नहीं लिख रखा होगा, मतलब सीधे ऐसे ही बस यही CFSC है। आप लास्ट में प्लस PE लिख सकते हो, समझा चुका हूं, सिखा चुका हूं, है ना। ऑप्शन में देखोगे PE है, P लिखो, नहीं है तो नहीं, P आपने को दिया नहीं हुआ है। अब बताओ कितनी आ गई CFSC इसकी, -1.6 डेल्टा नॉन, और दैट इज इक्वल टू 16 dq या -16 dq, -16 ना 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो जनरली ऑप्शन देगा dq में, डेल्टा नॉट ले सकता है उसके ऊपर है, 10 से मल्टीप्लाई करना dq के लिए। अब आप कैलकुलेट कर लोगे, है ना, किसी भी कंपाउंड का। आप कोई कंपाउंड लेकर देखो खुद से, मैं आपको एक टेबल बताता हूं, वो टेबल पूरा इसकी सार है CFSC का, CFT का, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग थ्योरी का, कि क्या क्या पूछेगा और कैसे सॉल्व करना है आपको। तो मैं 3 टेबल बनाऊंगा, ध्यान से देखो, बहुत आसान। अब समरी बता रहा हूं CFT का, जो अभी तक कुछ नहीं समझे हो यहाँ सब कुछ समझ सकते हो, फिर से एक बार मौका है, जो समझ गए उनके लिए बकवास लगेगा। CFSE कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ऑक्टाहेड्रल फील्ड, फील्ड कैसा है, ऑक्टाहेड्रल फील्ड। और मैं देता हूं ऐसे फील्ड दे दूं कि डबल फील्ड दे दूं, पहले देता हूं केस 1, तो मैं देता हूं ऐसे फील्ड ऑक्टाहेड्रल। बहुत भर भर के क्वेश्चन पूछा है, क्वेश्चन दे देगा कि फॉर अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इन ऑक्टाहेड्रल फील्ड हैविंग अ स्ट्रांग फील्ड लिगेंड, या फिर फील्ड बताएगा ही नहीं, बोलेगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो लो स्पिन बोला है, समझना पड़ेगा कि ऐसे फील्ड है। इसी को कोई बोल देगा ऐसे फील्ड क्या बोल दूं, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। जो बताया हो ना वो लॉजिकली कहीं भी वो यूज कर सकता है, वो देगा ही नहीं कि स्ट्रांग फील्ड है वीक फील्ड लिगेंड, तो क्या करोगे, बस दे देगा लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। तो केस नंबर 1 है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल फील्ड, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स ऑक्टाहेड्रल फील्ड, या फिर स्ट्रांग फील्ड लिगेंड ऑक्टाहेड्रल। क्लियर है? देखो टेबल में है आपका कि यहां मैं लिख रहा हूं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जैसे कि D1, D2, D3, D4, D5, D6 to D10, कोई प्रॉब्लम किसी को? अब ए स्प्लिट होगा तो T2G में जाएगा, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन T2G में कितने हैं और A EG में
कितने थे। इसके बाद नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन, उसके बाद मैग्नेटिक नेचर बता दो इसका कैसा होगा, मैग्नेटिक मोमेंट बता दो म्यू एम, बोलो। इस पर होता स्पिन बता दो, एस एम और एस स्पिन कि एक अनपेड है तो -12, दो अनपेड है तो 0, सॉरी दो अनपेड है तो +-1 और सारे पेड है तो 0। स्पिन बता सकते हो आप। सबसे इंपॉर्टेंट CFAC डेल्टा नॉट बता सकते हो आप। देखो ध्यान से, मैं एक दो का बताऊंगा, पूछो किसका पूछना है, ये होमवर्क है आपको घर से फील करना है। मैं बताऊंगा D4 का पहले और D7 बता दूंगा आपको। सर D9, चलो D9 बता दूंगा आपको और D1 बता दूंगा आपको। देखो D1 में क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन है तो इसमें जाएगा, है ना। चाहो तो आप लिख दो T2G1 लिख दो, यहाँ पर क्या लिख दो T2G1, EG 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, मैग्नेटिक नेचर, मैग्नेटिक मोमेंट, 1.732, बोहर मैग्नेट्रॉन, स्पिन ±12 एक अनपेयर्ड के लिए। CFAC क्या था, याद करो CFAC का फॉर्मूला, यहां मैं लिख देता हूं। हाँ, तो CFAC क्या था आपका कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन T2G मल्टीप्लाइड बाय 0.4 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन EG मल्टीप्लाइड बाय 0.6। तो ये तो 0 हो जाएगा, इसमें है ही नहीं, ये 0 तो 0 और 1 तो हो जाएगा कितना -0.4 डेल्टा नॉट या फिर 4dq। वैसे ही 2 है तो T2G कितना हो जाएगा 2 और EG कितना हो जाएगा 0, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, क्योंकि देखो ऐसे है ना T2G में, देखो एक यहाँ एक यहाँ, इसमें क्या बोल देंगे T2G2, 2 है T2G में इलेक्ट्रॉन। समझ में आई बात है सबको? Yes, sir. तो वैसे ही सबका कर लोगे, सारे प्रॉपर्टी बता दोगे। अरे एक प्रॉपर्टी पूछेगा आपसे, स्पिन तो आया था, स्पिन स्पिन देखो एक अनपेयर्ड है तो एक अनपेयर्ड कितनी स्पिन होती है ±12, या फिर एक होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, ऐसे तो टॉमी पढ़ चुके वाली बात। अरे मेरे पास 4 अनपेयर्ड है तो 4 मल्टीप्लाइड बाय ±12, 3 अनपेयर्ड है 3 मल्टीप्लाइड बाय +12। अरे देखो मेरे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1 2 3, इसकी स्पिन टोटल कितनी होगी, तो 3 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 ±1/2। पता नहीं ना क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है, किसी इलेक्ट्रॉन को पता नहीं होता अपने को क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, तो प्लस माइनस सेफ रहने के लिए बोल देंगे, है ना, प्लस में तो इसको मल्टीप्लाई कर दो 3/2 प्लस माइनस हो जाएगा स्पिन। एक होता है स्पिन मल्टीप्लिसिटी 2s+1, तो स्पिन निकाल लो 2 × s+1, पूछेगा नहीं वो, मैं सेफ करने के लिए बता रहा हूं। देखो इतनी प्रॉपर्टी आप बता सकते हो सीएटी से। पूछेगा आपसे मैग्नेटिक मोमेंट, ये पूछ चुका है, ये पूछेगा मैग्नेटिक नेचर, अनपेयर्ड भी पूछ सकता है, ये ज्यादा पूछने के चांसेस है। हाँ, which one among given following CFAC is correct for the low spin complex of the hydrogen field? ऐसे क्वेश्चन देखना भर भर क्या है यहाँ पे नीट में। मैग्नेटिक मोमेंट भी तो पिछली बार पूछा, 21 में पूछा था, वो टेबल भी करा था 2018 में। आते हैं, मैं तो बोल ही रहा हूँ कि बहुत भर भर क्वेश्चन आते हैं। सर मैग्नेटिक मोमेंट में जो हम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का यूज करेंगे तो वो वीवीटी का यूज करके करेंगे या सीएफटी? सीएफटी मैंने बोला है, डिस्क्लेमर दे दिया है, यूज फाइंड ऑल द प्रॉपर्टी यूजिंग सीएफटी, सही रहना है तो एक्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन। वीवीटी करोगे सही हो जाएगा, आपको लगेगा कि सही जा रहा है। अगर कोई क्वेश्चन एक्सेप्शनल है, अगर एग्जाम आपसे गलती करवा रहा है कि वीवीटी से बच्चा बताएगा, क्योंकि हम लोग पहले वीवीटी पढ़ते हैं, तो आप वीवीटी हो जाती है, नॉट आप, मुझे भी, है ना। तो मेरे पास आगे तो मैं वीवीटी यूज करूंगा, इट माइट बी गलत हो जाएगा। तो यूज सीएफटी, सीएफटी यूज करो, टाइम कम लगेंगे, अभी प्रैक्टिस करो 5 6 7 क्वेश्चन प्रीवियस से कम कर दो सारे। D4 देखो, D4 में क्या हो जाएगा, T2G 3 तो आएंगे, चौथा कहां होगा, पेयर होगा कि जंप करेगा, बोलो पेयर हो जाएगा ना, क्योंकि पेयरिंग एनर्जी कम थी, इससे फिर ज्यादा गैप था, फोर्थ इलेक्ट्रॉन भी यहीं आ जाएगा, यहां 0। नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, T2G 5 EG 0। 6 में क्या आ जाएगा, T2G 6 0। 7th में देखो, 7th में देखो क्या आ जाएगा, T2G 6 और EG 1। वैसे ही आप कर लो इसमें D9 में भी, अगर देख लो पेयर है कि नहीं है। चलो T2G 6 EG में कितने हैं अनपेयर्ड बताओ,
एक होगा अनपेयर्ड। ये तो सारे पेयर्ड हो गए T2G 1 1 1 फिर से पेयर 1 1 1 देखो ऐसे 6 का मतलब ऐसे है ना कि 1 1 1 1 1 1 और EG में एक है मतलब एक अनपेयर्ड है। बात समझ में आई नहीं आई? अगर किसी को भी नहीं आया तो फिर से जो गिवन 10 है वो एक का पूछ लो, बाकी फिल द टेबल होमवर्क क्वेश्चन के फॉर्म में हो गया ना, कर लो, आसान है। किसी को भी नहीं समझ में आता प्लीज अभी D1 to D10 एक पूछ सकते हो। सर किसकी किसकी D7 की स्पिन D7 6 प्लस माइनस हाफ, ये तो पेयर्ड हो गया और ये तो पेयर्ड हो गया। इसकी प्लस हाफ और इसका माइनस हाफ, 0 0 0 प्लस माइनस हाफ से रहने के लिए। सर यहाँ पर जो D9 आएगा उसमें T2G 6 तो आ गया और EG में 3 जाएगा। EG 6 आ गया वहां पर, तो हाँ EG 3 आ जाएगा। देखना है क्या? नहीं देखो D9 स्प्लिटिंग और सर D6 की 0 होगी। D6 की हाँ D6 0 हो जाएगी स्पिन। D6 की स्पिन कितनी हो जाएगी? 0। तो सारे पेयर्ड है ना। स्पिन डिपेंड करता है अनपेयर्ड पर। स्पिन, मैग्नेटिक मोमेंट, मैग्नेटिक नेचर, दे ऑल डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। क्लियर है सबको यहाँ तक? किसी भी और को डाउट हो तो पूछ लो। चलो निकालते हैं D10 का CFSE। निकाले? 0 आ गया? सही बोल रहा हूँ फिर तो। मेरा कहाँ गया स्ट्राइकर? निकालो CFSE कैलकुलेशन फॉर D10। D10 का मतलब क्या? जिंक प्लस 2 आ जाएगा D10। कैडमी कॉपर प्लस 1 क्या कैलकुलेशन इनकी? D10 आ जाएगा 3D10। बोलो तो D10 का मतलब कि सर ऐसा था आपका 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 सारे के सारे पेयर्ड हो गए। सर 2 होगा, देख लेते हैं भैया। EG ऊपर और T2G नीचे, तो 1 2 3 4 5 केस है अभी भी स्ट्रॉन्ग लिगेंड लिखा हुआ ऊपर केस में ही 6 7 8 9 10। तो इसमें कर दो 6 है ना, तो 6 मल्टीप्लाइड बाई 0.4 प्लस 0 आ जाएगा भैया। 2 कैसे आ गया? 0 वही और ये तो हो गया -2.4 अब प्लस हो जाएगा 2.4। 4 मल्टीप्लाइड बाई 0.6 था ना, तो आ जाएगा 0। 0 इसका मतलब समझ में आई बात आपको क्या हुआ? स्प्लिटिंग ही नहीं हुआ। स्टेबल है, इसको लिगेंड में क्या ही फर्क पड़ेगा। और ना ही मतलब कि लिगेंड के इसका ब्रैकेट रिपीटर नहीं है ना। अब जिसका ब्रैकेट D5 में भी होगा। D5 क्यों होगा? जैसे Mn+4 सर हाफ स्टेबल D5 करके देखो। D5 वो 11 में होता है स्टेबल। स्प्लिटिंग कभी नहीं D5 स्टेबल होगा। पढ़ोगे जॉन टेलर डिस्टॉर्शन बताऊंगा कौन स्टेबल नहीं। हो गया सब? CFSE हो गया। मतलब कि एक और 2 केस और है, देख लो। नेक्स्ट सेम केस नंबर 2 होमवर्क दे रहा हूं आपको। केस नंबर 2 इस बार है हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स। कैसा है? हाई स्पिन का मतलब क्या हो जाएगा? एंड कोऑर्डिनेशन नंबर 6 यानी कि ऑक्टाहेड्रल। ठीक से कर लो कि D1 to D10। बातें मत करो भैया, ठीक से सारे टेबल कर लोगे ड्रॉ। इस बार पेयरिंग होगा कि नहीं होगा? पहले सब नहीं होगा। D4 देखो, D4 में क्या हो जाएगा? T2G एंड EG। T तो यहाँ आ जाएगा, WFL है, पेयरिंग नहीं करेगा, जंप कर जाएगा। जंप करेगा तो यहाँ आ जाएगा। आप पूछे D5 के बाद तो पेयरिंग होगी ना। D5 के बाद तो सब में पेयरिंग, D5 के बाद नहीं। लाइक T2G कंप्लीट हो गया, EG पूरा हो गया, तब तो फिर पेयरिंग स्टार्ट हो ही जाएगी। तो 5 6 के बाद होगा ना, 5 बार होगा। 5 के बाद जब 6 स्टार्ट होगा किसमें? इसमें वीक फील्ड लिगेंड में। हाँ इसमें 5 के बाद पेयरिंग होगा। पेयरिंग 5 के बाद होगा। देखो 6 है ना, D6 तो T2G एंड EG। तो नीचे कितना जाएगा आपका? 3, मतलब पहले 3 जाएगा, फिर 2 यहाँ जाएगा, नेक्स्ट यहाँ पेयरिंग होगा कि 4 यहाँ आ जाएगा। किसको नहीं समझ में आता पूछो। देखो कुछ है नहीं लॉजिकल, मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है, तोप नहीं है ये। दिमाग में गया तो बहुत आसान, नहीं गया तो भैया आप परेशान हो गए। देखो D6 पूछे थे कि D7 बताओ।
D7 देखो, D7 पहले ड्रॉ करो आप, 1 2 3 4 5 6 7 स्प्लिट हुआ लिगेंड के प्रेजेंस में, तो ऐसे गया क्या? ध्यान से देखो सारे बच्चे, EG 1 2 3 WFL था तो जंप करता है 4 5 6 7, नंबर ऑफ अनपेयर 3, समझ आ गई? तो ऐसे करानी है सबका, तो टेबल फिर से फिल कर लेना। लास्ट केस नंबर 3 कर लूं? केस नंबर 3, यदि टाइम कम आता है मुझे। केस नंबर 3 ये है कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए एंड टेट्राहेड्रल। अब ऐसे फिर डब्ल्यू कोई मतलब नहीं है ना? आइदर ऐसे फिर तो भी सेम नहीं होगा, डब्ल्यू फिर तो भी दोनों के लिए सेम, यानी कि एक टेबल से हमेशा चल जाएगा। तो लिखो D1 टू D10, इसमें लिखो T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है, लिखो EG में कितने इलेक्ट्रॉन है, सब में लिखो, यहाँ पर T2G लिखो, EG लिखो, सब में लिखो T2G एंड EG, सब में लिख लो D10 तक। चलो D1 है तो क्या आ जाएगा? 0। यहाँ चाहो तो पहले EG लिख लो, कंडीशन 4 था ना, पहले EG बाद में T2G लिख लो, है ना? तो EG में 1, यहाँ 0। चलो आ जाएंगे कोऑर्डिनेशन नंबर कितने पर? 3 पर, सॉरी कोऑर्डिनेशन 3 को बोल रहा हूँ, D3 पर। तो यहाँ 2 ही था, तो 2 थर्ड इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? थर्ड इलेक्ट्रॉन बताओ, जंप करेगा कि पेयरिंग करेगा? थर्ड बताओ क्या करेगा? पेयरिंग नीचे या फिर ऊपर जाएगा? कम था गैप, यानी कि T2G में 1 और EG में 2, अनपेयर कितने हो गए? 3। तो मैग्नेटिक मोमेंट, डाइपोल मोमेंट जो भी निकालना आप निकाल लोगे, CFC कैलकुलेट भी कर लोगे, है ना? तो एक फिर से होमवर्क आज के आज घर जाकर ड्रॉ करो तीनों का तीनों टेबल, तीनों खुद से कर लिए, समझो CFT सही हो गई, है ना? और किसी भी टॉपिक कंसेप्ट में 2 बातें होती है, 3 बातें, एक तो बहुत आसान वाला बात, एक थोड़ा सा एक बार पढ़ने के बाद समझ में आने वाला, और एक थोड़ा बहुत कॉम्प्लेक्सिटी सबको होता है, उसको थोड़ा पेंडिंग में रखकर 2 3 दिन 4 दिन पढ़ो, तब कल कोई कंसेप्ट समझ में आता है, कुछ बात बनती है। पहली बार में मुझे भी समझ में नहीं आया था चीजें, अब लगता है क्या है, सब बकवास है, कुछ है ही नहीं, अब लॉजिक बैठ गया ना माइंड में इसका। चलो हो गया क्या है? देखो मॉडल दिखाओ, स्क्वायर प्लेनर दे रखा है क्या? कि पूछा है जी मेंस में? दिया है। अरे देख लो, बस उसमें एक ही बात होती है, फर्स्ट स्प्लिटिंग दूसरे तरीके से होती है, उसका स्प्लिटिंग बस याद रखो, उतना ही होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा सिलेबस में। कहां पे है बताओ? हाँ 21 पर देखो दे रखा है यहाँ पर स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर, उतना ही याद रखना, उसके बाद कुछ नहीं याद रखना। डायग्राम देखो, सब बता देता हूँ, इसमें लिखा आराम से दो। आपको याद रखना पड़ेगा, जे मेंस 2021 में पूछा गया क्वेश्चन स्क्वायर प्लेनर का, शायद एनसीईआरटी नहीं मिलेगा, नहीं है ना? बट देख लो, कुछ नहीं करना है, बस एक लाइन याद रखना है, हटा दो इसे। तो आप स्प्लिटिंग इन ऑक्टाहेड्रल में 2 केस में देख चुके, वीक फील्ड स्ट्रांग फील्ड, आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देख चुके टेट्राहेड्रल, आप कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में देखो स्क्वायर प्लेनर, है ना? लिखो स्प्लिटिंग इन कोऑर्डिनेशन नंबर कितना? 4, और 4 में कौन सा? स्क्वायर प्लेनर, यानी एग्जांपल के लिए कौन कौन से आ जाएंगे यहाँ पर? कॉपर ला जाएगा, बोलो क्या होता है स्क्वायर प्लेनर ना? स्क्वायर प्लेनर ज्योमेट्री, जो भी प्लेटिनम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ है, पैलेडियम का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के साथ बातें कुछ भी हो, किसमें आ जाएंगे? स्क्वायर प्लेनर में। या फिर यहाँ पर मेटल प्लस 4 और कोऑर्डिनेशन नंबर 4, ये सारे स्क्वायर प्लेनर के एग्जांपल आते हैं। नंबर 4 होगा तो 40 और 30 से मेंबर्स होंगे, वो मतलब कि स्क्वायर प्लेनर बनाएंगे मोस्टली। हाँ मोस्टली का लगभग पेयरिंग करा ही देंगे ना, तो फिर वो तो पेयरिंग करा ही देंगे, वीक फील्ड लिगेंड भी स्ट्रांग की तरह काम करेगा, है ना? कॉपर, कोबाल्ट प्लस 3 लिथ अमोनिया भी होता है,
कोबाल्ट प्लस की हाइड्रोजन इफेक्टिव प्लस 2 की नहीं, कोबाल्ट प्लस 2 की नहीं बात कर रहा हूँ, कीपिंग माइंड में 3-4 बातें।